हेलो जवानों, कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया। तो प्यारे जवानों, मौज से पढ़ाई कर रहे हो? बहुत बढ़िया है। खींच के पढ़ाई करो, मन लगा के, मजा आ जाए। हाँ देखो, फिजिक्स जितना स्माइल के साथ पढ़ोगे ना उतने ज़्यादा आएगी, आपको ऑलरेडी पता है। बस सुबह और शाम दोनों टाइम नोट्स रिवाइज करने हैं। प्यारे जवानों, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बड़ा ही आसान सा टॉपिक है, बहुत प्यारा सा टॉपिक है, थोड़ी देर में निपट जाएगा। देखो टॉपिक क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, उसके कारण हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना, और कहां पे निकालना है? एट द सेंटर। सर्कुलर लूप के कारण ही हम उसकी एक्सिस पे भी निकालना सीखेंगे, लेकिन आज पहले कंप्लीट लूप के कारण सीखेंगे। फिर यदि लूप कंप्लीट नहीं है, एक छोटी सी आर्क है, तो उसके कारण निकालेंगे। तो जानो, एक्सिस वाला केस हम अगली वीडियो में जानने वाले हैं, तो अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। क्लियर है? देखो, बेहद आसान चीज है गाइस। ये हमारे पास एक करंट कैरिंग सर्कल है, एक करंट कैरिंग लूप है। यहां पर इसके लिए ये भी लिखा आ सकता है कि करंट कैरिंग रिंग, एक ही बात है। लेकिन केस कौन सा है? जब हम उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो अब क्या करें जी, ये सेंटर है, लेट अस से दिस पॉइंट इज ओ। मान लो करंट घूम रहा है ऐसे, मतलब ये कौन सी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज। कौन सी डायरेक्शन है साहब? क्लॉकवाइज। जरूरी तो नहीं था क्लॉकवाइज लेना, ऐसे ही मान लिया, कुछ तो मानना ही था तो ऐसे ही मान लिया। अच्छा, मानने के कारण क्या फर्क होगा? डायरेक्शन के कारण बस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदलेगी, करंट की डायरेक्शन बदल रही है तो बस। तो अभी हम इस तरीके से मान रहे हैं, तो जब इस तरीके से हम करंट मान रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा हम इसको देखेंगे। जब करंट उल्टी डायरेक्शन में मानेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा इसको भी हम जानेंगे। तो प्यारे जवानों, पेन कॉपी उठा लो और शुरू हो जाओ। आप मुझे एक बात बताओ यार, आप क्या करो, एक छोटा सा टुकड़ा ले लो। मान लो एक छोटा सा टुकड़ा आप यहीं ले लेते हो, क्लियर है? इस टुकड़े की जो लंबाई है वो ले लो dl। वर्ड्स से वर्ड्स लो यूज कराना सिखा रहा हूं। याद करो, जब dl लेंथ का टुकड़ा लिया है तो dl की वेक्टर फॉर्म लिखोगे तो dl में डायरेक्शन वो लेते हैं जो करंट की डायरेक्शन है, तो ये टेंजेंशियल जाएगा करंट, मतलब ये वाली डायरेक्शन होगी टेंजेंशियली, टॉप मोस्ट पॉइंट लिया है। और याद करो, जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है, जो हमने एलिमेंट माना था वहां से उसको हम ज्वाइन करते हैं। तो याद करो, इस एलिमेंट से जब इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो इधर जो वेक्टर बनने वाला है एलिमेंट से लेकर के पॉइंट की तरफ, ये आर वेक्टर होता था। तो इस छोटे से टुकड़े के कारण द स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड कितना पैदा होगा? मान लो ओ पॉइंट पे इस छोटे से टुकड़े के कारण dB पैदा हुआ सेंटर के ऊपर, ठीक है? तो हम जो dB की वैल्यू लिखेंगे, ये dB क्या है? मैग्नेटिक फील्ड में लिख देता हूं ताकि दिक्कत ना आए। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू dl वेक्टर एट ओ पॉइंट पे dl वेक्टर के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड है वो। आप कभी कभी देखोगे कि यहाँ आइडियल वेक्टर लिखा होगा, कोई बात नहीं, चल जाएगा, उस पर कोई ज्यादा बहस करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? अब मेरे प्यारे जवानों, अब जो मैग्नेटिक फील्ड का सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं मैं, डायरेक्शन की कोई चर्चा नहीं कर रहा हूं। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिखा जाता? म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। मेरे प्यारे जवानों, वहां पर याद होना चाहिए कि ये एंगल थीटा क्या होता था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एंगल थीटा होता था मैग्नेटिक फील्ड जिधर निकालना था, जिस पॉइंट पे निकालना था, उसका जो पोजीशन वेक्टर था, मतलब आर वेक्टर और डीएल वेक्टर के बीच का एंगल। अब मुझे एक बात बताओ, आर वेक्टर तो ये रहा साहब और डीएल वेक्टर ये रहा साहब, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। क्यों होगा 90? क्योंकि साहब एक तो रेडियस के अलोंग है और एक टेंजेंट के अलोंग है, और रेडियस और टेंजेंट एक सर्कल के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। हमें मालूम है कि थीटा की वैल्यू यहां पे कितनी है? 90 डिग्री है। इसका मतलब जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड आया उसकी वैल्यू आ गई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब यदि हम निकालना चाहते हैं नेट मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें इसकी डायरेक्शन देखनी पड़ेगी।
फिर हम क्या करेंगे, अगला टुकड़ा देखेंगे, फिर अगले टुकड़े के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। डेफिनेट सी बात है, अगला टुकड़ा यदि हम किसी भी जगह पे देखेंगे, मान लो यहां पे देखेंगे, तो उसकी भी जो डिस्टेंस है वो आर ही रहनी है। उसके केस में भी जो एंगल है वो 90 डिग्री रहना है, क्योंकि वो टेंजेंट यहां पे इस तरीके से बनने वाली है, तो वहां पर भी जो एंगल है 90 डिग्री ही रहना है। मतलब जब दूसरा टुकड़ा देखोगे, वहां पर ना तो करंट बदल रहा है, ना डीएल बदल रहा है, ना आर बदल रहा है, ना थीटा बदल रहा है। छोटे छोटे टुकड़े लेते जाऊं, हाँ डीएल की वैल्यू आप DL1 DL2 DL3 अलग अलग भी लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनकी जरा डायरेक्शन की बात करो। आप जरा इस जगह पे गौर से देखोगे तो मैं आपको दो तरीके बता चुका हूं, एक तो डीएल क्रॉस आर, याद करो डीएल क्रॉस आर में मैंने बताया था डीएल पे फिंगर रखनी है, आर की तरफ घुमानी है, या फिर राइट हैंड पाम रूल लगाना है, डीएल में अंगूठा और आर की तरफ फिंगर, तो डीएल इधर है, आर इधर है, तो पाम हथेली आई अंदर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ हुआ इसके कारण, और इसके कारण भी अंदर की तरफ ही आएगी। या दूसरा तरीका जो आज मैंने बताया आपको, उस दिन भी बताया था कि ये करंट कैरिंग वायर है, छोटा सा टुकड़ा है, इसमें करंट ऐसे है, तो इसमें करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड रखो, तो इसी के जो प्लेन में, इसके प्लेन में जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो अंदर की तरफ आएगा, तो भाई साहब इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आएगा। अब मैं कहता हूं इसके कारण निकाल लो, सेम बात है, करंट ऐसे है तो अंगूठा ऐसे होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए फिंगर्स अंदर जाएंगे, क्योंकि इसके प्लेन में पॉइंट है। जब इसके प्लेन में पॉइंट होता है, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, मतलब पिछली वीडियो में, थोड़ी देर पहले नहीं, पिछली वीडियो में मैंने ये बताया था आपको कि यदि वायर जो है उसी के प्लेन में ही पॉइंट है, तो या तो अंदर होगा मैग्नेटिक फील्ड या तो बाहर होगा। तो इधर देखोगे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, फिंगर्स तो अंदर होगा, दूसरी तरफ बाहर होगा, तो उस सेंस में देखोगे तो भी इसके कारण भी अंदर ही आएगा। अच्छी खबर क्या है कि पूरे वायर के या पूरी रिंग के किसी भी टुकड़े के कारण आप मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करोगे तो उसकी जो डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ ही आएगी। ये है की पॉइंट। सिंस डायरेक्शन ऑफ डीबी वेक्टर इज इनसाइड, या फिर आप यहां पर इनसाइड नहीं लिख के, क्योंकि जरूरी नहीं था कि आप इस तरीके से क्लॉकवाइज लेते, हो सकता है आप एंटी क्लॉकवाइज लेते। याद करो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि यदि आप क्लॉकवाइज ले रहे हो तो ये मान लो इनसाइड आ गया, क्लॉकवाइज लिया तो हमने इनसाइड निकाल लिया, एंटी क्लॉकवाइज लेते तो उल्टी डायरेक्शन आ जाती, तो अंदर की तरफ की बजाय क्या आ जाती, बाहर की तरफ आ जाती। तो आप यहां ऐसा भी लिख सकते हो कि सिंस डायरेक्शन ऑफ डीबी वेक्टर इज इनसाइड या आउटसाइड, या फिर आप लिख सकते हो इनसाइड की जगह में मैं क्या लिख रहा हूं, इज इन सेम डायरेक्शन for all the elements of the ring, for all elements of ring, रिंग के हर एक एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक जैसी है। इसका मतलब ये होगा कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे वो नॉर्मल इंटीग्रेशन से ही आ जाएगा डीबी के, और डीबी के अंदर वेरिएबल क्या था, सिर्फ डीएल, और डीएल की वैल्यू क्या थी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई और आर स्क्वायर आ जाएगा बाहर की तरफ, और डीएल का इंटीग्रेशन। और डीएल क्या है साहब, मैंने अभी बताया था ना कि यदि आप DL1 DL2 DL3 ले भी लोगे तो भी टोटल जुड़ के इस पूरे सर्कल की लेंथ आएगी। आप बराबर बराबर सारे टुकड़े ले लोगे तो भी जुड़ के इस वायर की ये सर्कुलर लूप है इसकी पूरी सरकमफ्रेंस के बराबर वैल्यू आनी है। इसका मतलब डीएल का इंटीग्रेशन यदि आप करना चाहोगे तो वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 पाई आर। याद रखना मैंने यहां पे आर ली है इसकी रेडियस, ये आप इंटरेस्टिंग बात है, आप अच्छे से लिख लेना, आर इज द रेडियस ऑफ लूप। ठीक है, अब इस बात पे थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है कि आर क्या है, आर है रेडियस ऑफ द लूप। क्लियर है, तो आर इज द रेडियस। कभी कभी आपको ये ए भी मिलेगा लिखा हुआ, तो आपको जो मर्जी आए वो यूज कर सकते हैं, लेकिन आप सुबह शाम इसको पढ़ें कि आर रेडियस लिया है जब मैं सेंटर पे निकाल रहा हूं तो ये आर से आर कट जाएगा, 2 पाई से 2 पाई भी कट जाएगा, कुल मिला के जो आंसर आएगा मैं उसको ऊपर लिख रहा हूं। बड़ी शानदार वैल्यू आई है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई, देखो ये तो पाई तो कैंसिल हो चुका है, सिर्फ आया है 2 इंटू आर। याद रखो यहां पे पाई नहीं आया है, जो इनफाइनाइट लॉन्ग वाला आंसर आया था और ये जो आंसर आया है इनमें अंतर है पाई का। उसमें यहां पर पाई आता था 2 के साथ, यहां पर पाई नहीं आया है, तो आंसर में थोड़ा सा अंतर है, याद रखना आपको। क्लियर है, प्यारे जवानों, इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जैसे जैसे रिंग की रेडियस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड घटता जाएगा, यदि रिंग अलग अलग है तो।
एक पर्टिकुलर रिंग के लिए कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी। यदि उस रिंग में से करंट बढ़ाते जाओगे तो उसके सेंटर पे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता जाएगा, ज़्यादा होता जाएगा और बढ़ते 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 बढ़ ही जाएगा। तो मेरे प्यारे जवानों, ये बात बेहद आसान थी। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। अब जरा मुझे एक बात लगे हाथ बताइए इसमें कि देखो डायरेक्शन की यदि हम बात करें, चलो डायरेक्शन से पहले एक छोटी सी बात मैं कर ही लेता हूँ, यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ सारी बातें कि लेट अस से ये हमारे पास पूरा लूप नहीं है। वो बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी, क्या करना चाह रहे हो साहब? मैं कह रहा हूं कि ये एक आर्क है जी। अच्छा, आर्क की रेडियस वही ले लो आर, और इसके जो कॉर्नर्स हैं जहां पे एजिस जो हैं यहां से एंगल बना रही है, दोनों आर्क के बीच का जो एंगल है ये एंगल है मान लो अल्फा, बीटा, गामा, फाई, जो आपका मन करे वो मान लेते हो। मान लो मैंने मान लिया अल्फा। करंट ऐसे ही माना मैंने जैसे पिछले केस में माना था। याद करो, आप अंतर कहां निकाल पाओगे? मैं मतलब कौन सा केस करा रहा हूं? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की बजाय क्या हो जाएगा? सर्कुलर आर्क। अगला एक्सप्रेशन, ठीक है, वहां पर और सेंटर पे ही आर्क के कारण, एक करंट कैरिंग आर्क के कारण उसके सेंटर पे निकालना चाह रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि दोनों चीजें सिमिलर हैं इसलिए अब आप इसको खुद ही कर लेंगे। क्लियर है? और दोनों की फिर डायरेक्शन में एक साथ लिखना सिखाऊंगा आपको। क्लियर है ना? घबराना नहीं है। ओके, डायरेक्शन में एक साथ लिखना सिखाऊंगा, मजा आ जाएगा आपको। बस मुझे एक बात बताइए भाई, यदि ये पूरे लूप थी तो हम क्या लिख रहे थे? एक छोटा सा टुकड़ा लिया था ऊपर की तरफ, यहां पे लिया था, ऐसे माना था, ये आर वेक्टर माना था ऐसे, और दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री था, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड ये लिखा था हमने। फिर मैंने लिखा था कि यदि अगला टुकड़ा लोगे तो उसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही होगा। पहले टुकड़े के कारण अंदर आ गया था, डीएल क्रॉस आर की वैल्यू निकाली थी। या हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करके निकाल सकते थे कि करंट इस डायरेक्शन में है तो करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड का अंगूठा, तो इसके प्लेन में फिगर इधर अंदर जाएंगे और इधर से ऊपर की तरफ से बाहर निकलेंगे। तो हम तो अंदर वाले पॉइंट पे बात करें तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो क्योंकि हर एक पॉइंट पर, मतलब हर एक पॉइंट के कारण इस रास्ते में जितने भी पॉइंट्स होंगे, इधर होंगे चाहे इधर होंगे, सबके कारण मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में था, तो सब नॉर्मली जुड़ जाएगा। तो यहां पर भी तो जुड़ेगा, तो फर्क कहां आएगा? इस बात पे कोई फर्क नहीं आएगा, इस बात में भी कोई फर्क नहीं आएगा, इस बात में भी कोई फर्क नहीं आएगा। बस जो फर्क आएगा वो इतना सा आएगा कि अब की बार जब डीएल का इंटीग्रेशन करोगे तो क्योंकि वो पूरा सर्कल नहीं है, वो सर्कल का सिर्फ एक हिस्सा है, तो डीएल की लेंथ लिखने में आपको परेशानी हो सकती है। उसके लिए मैं थोड़ी सी मदद कर देता हूं यार आपको। अपने को पता ही है एंगल किसके इक्वल होता है? एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। याद होगा, इसका मतलब जो आर्क लेंथ निकालना चाहें यदि हम, तो आर्क लेंथ किसके इक्वल आएगी? एंगल, दैट इज अल्फा इंटू रेडियस आर, तो अल्फा इंटू आर। इसका मतलब डीएल का जो इंटीग्रेशन है वो बेसिकली क्या है? इस पूरे रिंग का जो टुकड़ा है, जो आर्क ले रखा है, उसकी लेंथ। और आर्क लेंथ कितनी आ गई है रेडियस और एंगल के टर्म्स में? तो वो वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे। तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू आर अल्फा। अब देखना भाई, यहां पे आर है और यहां आर स्क्वायर है, तो ये निपट जाएगा एक। और जो हमारे पास बेहद खूबसूरत आंसर बचने वाला है वो क्या बचेगा मेरे भाई? वो आंसर ये बचेगा हमारे पास, वैल्यू आर से आर कैंसिल कर देंगे हम, और वैल्यू हमारे पास आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। याद रखना ये सेंटर पे है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर इंटू अल्फा। ये एक प्रकार से जनरल कह सकते हो ड्यू टू आर्क ऑन इट्स सेंटर। ठीक है, ये रिजल्ट इसी से आया है। अब खुद ही सोचो, जब कोई आर्क रिंग बनेगी पूरी की पूरी, तो अल्फा कितना हो जाएगा? 360। तो भाई साहब 360 की वैल्यू रखोगे। 360 का मतलब याद रखना, यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्टार लगा के लिख लेना, अल्फा मस्ट बी इन रेडियन। यहाँ ये रेडियन में होना चाहिए। यदि ये डिग्री में दे रखा है तो रेडियन में बदलो। कैसे बदलोगे? रिलेशन लिख देता हूं, 360 इक्वल टू 2 पाई रेडियन, मतलब 360 डिग्री, 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन, 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन, मतलब 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। ये रिश्ता आप यूज करने वाले हैं यहां इंटरचेंज के लिए, यदि डिग्री दे रखा है तो रेडियन निकालने के लिए। ठीक है,
कैसे निकालोगे? मान लो 60 डिग्री दे दिया तो फिर बड़ा ही आसान है, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर पाई डिवाइडेड बाई 180, 60 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई 60, जैसे नॉर्मली करते हैं। और रेडियन में दे रखा है, पंगा ही नहीं है, सीधा है ही। अब पूरी रिंग होती तो ये एंगल रेडियन में कितना होता? 2 पाई। तो खुद ही सोचो, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू आर, और अल्फा की जगह लिखा जाता 2 पाई। 2 पाई से 1 कट जाता तो नीचे 2 आता, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, यही तो था पूरी रिंग के लिए, पूरी रिंग के लिए यही तो था। अब यहां पे एक बात पे अलर्ट रहना है आपको। लेट अस से मान लो मैं आपसे ये कह दूं कि मैं 2-3 स्ट्रक्चर आपके लिए बनाने वाला हूं, ठीक है, मैं इनको मिटा देता हूं। क्लियर है? ये तो पता चल गया आपको कि भाई साहब रिंग के लिए अल्फा की वैल्यू लिखनी है और ये जो अल्फा लिखना है ये रेडियन में लिखना है, ठीक है ना भाई, ये याद रखना, बहुत काम की बात है। लेट अस से मैं आपसे कह दूं ये है जी, अब बताओ जी इसके कारण किधर आएगा मैग्नेटिक फील्ड? ये इसके टुकड़े हैं, डॉटेड कर रखे, मिल नहीं रहे। वायर तो सिर्फ ये है, मैं सेडिड कर देता हूँ। क्लियर है? वायर तो सिर्फ ये, करंट ऐसे है, रिंग की शक्ल में ही है ये, लेकिन रिंग में से कटा हुआ है, मान लो ये हिस्सा है, और लेट अस से ये दे दिया आपने को उसने 270 डिग्री, लेट अस से। अब क्या करें? ये वाला एंगल यूज करें क्या? कभी कभी वो हमें गुमराह करने के लिए ये एंगल दे देगा, तो आपको अलर्ट रहना है, अलर्ट रहना है कि जो इन रिंग के जो किनारे हैं इनके बीच में कौन सा एंगल लोगे जिससे कि ये पूरा पार्ट कवर हो जाए। ये एंगल नहीं लेना है, कभी निपटा दो ये शॉर्ट में। बात समझ में आ गई है? आपको ये चीज ध्यान रखनी है, एंगल कौन सा लेना है भाई? एंगल जो एक्चुअल में पूरा एंगल जो दे रखा है वो एंगल लेना है। और एक मोटी सी बात हम क्या कह सकते हैं कि आप दोनों किनारों की लाइन खींचिए, उसके बाद रिंग के अंदर वाले हिस्से का ही जो एंगल है वो लेना है, क्योंकि यदि ये 270 डिग्री है तो ये तो 90 डिग्री होगा, तो यदि आप 90 डिग्री लेके आंसर निकालेंगे तो वो आंसर इसका नहीं आएगा, किसी और चीज का आएगा। तो यहां पर ये ध्यान रखना कि कई बार वो एग्जामिनर जो है वो थोड़ा सा स्मार्ट बन जाएगा, लेकिन आप जितना स्मार्ट कोई है, तो आपको थोड़ा अलर्ट रहना है कि भाई साहब एंगल कौन सा लेना था, ये वाला एंगल लेना था कि ये लेना था। तो क्योंकि ये रिंग ऐसे दे रखी है, रिंग का टुकड़ा जो भी है, तो आप भी ऐसे ही लेंगे। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है, कंफ्यूजन तो नहीं है? हाँ, 270 डिग्री था तो इसको पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, 1 डिग्री बराबर पाई डिवाइडेड बाई 180 डिग्री, ये पाई डिवाइडेड बाई 180 इंटू रेडियन आ जाएगा ये, ठीक है। और यदि 270 है तो गुणा में 270, आप इसको काट दोगे, 9 से कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 3 पाई बाई 2। तो मतलब एक्चुअल में क्या है, अल्फा की जगह 3 पाई बाई 2 पुट कर दोगे और आंसर हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, यदि सेमी सर्कल होगा तो अब बेहद आसान चीज हो चुकी है। सेमी सर्कल होगा तो भाई एक सर्कल में 2 पाई, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, पाई। तो सेंटर पे कितना फॉर्मूला लग जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू आर, और सेमी सर्कल में ये कितने का होना है, पाई का रहना है, तो पाई से पाई निपट जाएगा, तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4r। तो आई होप मैग्नीट्यूड निकालना तो आप अच्छे से सीख गए। क्लियर है? अब मैं निकालना सिखा रहा हूं डायरेक्शन, बेहद आसान चीज है, लेकिन एक बार मैं मिटा लेता हूं। हाँ तो जवानों, अब मैं आपको बताता हूं कि रिंग के केस में जो अब हम केस कर रहे हैं, इसी में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। भाई बेहद आसान चीज है, पता है क्या करना है आपको। आप जैसे ये हमारे पास रिंग है, देखो ये जो चीज मैं बताऊंगा, चाहे रिंग हो चाहे रिंग के लिए छोटा सा हिस्सा हो, दोनों के लिए आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब इस रिंग के लिए पहला एक मेथड जो है वो तो राइट हैंड थंब रूल ही है। अब आप कहोगे जी इसको हम कैसे यूज करें, इसको 2 तरीकों से यूज कर सकते हैं भाई साहब। यदि आपको सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है तो आप 2 तरीकों से यूज कर सकते हो। एक तो तरीका मैंने बताया, क्योंकि जब इसमें मान लो करंट इस तरीके से है, तो इस करंट का हर एक टुकड़ा जो है वो छोटा सा वायर है अपने आप में। जैसे ये एक छोटा सा वायर है, तो इस छोटे से वायर के ही प्लेन में इसका सेंटर होगा, इसी के प्लेन में होगा सेंटर। तो वायर के अंदर जिधर करंट है उधर राइट हैंड का अंगूठा, तो इसके प्लेन में इस तरफ निकालना, इधर फिंगर्स कहाँ जाएंगी, अंदर। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी कहाँ हो जाएगा, अंदर। एक तो तरीका है ये, क्लियर है। दूसरा जो तरीका है लूप के लिए जो मॉडिफाई होके आया है, बेहद आसान है। देखो जब एक वायर था, वायर का केस होता था, तो हम थंब को रिप्रेजेंट करते थे करंट की डायरेक्शन में, और जो कर्लिंग फिंगर्स होती थी, जिस डायरेक्शन में हमारी फिंगर्स कर्ल होती थी, वो हमें मैग्नेटिक फील्ड का जो सर्कल बनता था उसकी जानकारी हमें देती थी।
यदि आपने अच्छे से पढ़ाया तो ये बात थी, क्लियर है। अब राइट हैंड थंब रूल ये वायर के केस में था, अब लूप के केस में पता है क्या है, ये थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया है कि यहां पर जो करंट है ना, करंट वो थंब से मत दिखाओ बल्कि वो कर्लिंग फिंगर से दिखाओ कि यहां पर, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, वायर के केस में सीधा कौन था, करंट। तो अंगूठे में सीधा, अंगूठे और उंगलियों में घुमाने वाले केस की बात करें तो सीधा कौन सा, अंगूठा, उंगलियां तो घूम रही है, तो हमने अंगूठे से करंट दिखा दिया और घूमती हुई चीज मैग्नेटिक फील्ड हो गई। और यहां पर क्या हो रहा है, घूम कौन रहा है, करंट, तो घूमती हुई चीज से करंट दिखा दो, मतलब जो फिंगर्स कर्ल हो रही हैं वो हमारे को क्या दिखाएंगे, करंट की सेंस में। और उस समय जो हमारा एक्सटेंडेड थंब होगा, जिधर एक्सटेंड थंब हो रहा होगा, हमारा थंब जिधर एक्सटेंड हो रहा होगा, एक्सटेंड बोला है, बढ़ रहा होगा, दिख रहा होगा ना, उसकी बात करें, और राइट हैंड थंब होना चाहिए, याद रखने राइट हैंड रूल है, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल, क्लियर है, राइट हैंड थंब रूल है, राइट के बाद हैंड लगाना भूल गया, लिख लेना यार, छोटी सी बात है, क्लियर है। तो भाई साहब क्या बताया मैंने, अब राइट हैंड थंब रूल फॉर ए लूप क्या बन गया है, इफ वी कर्ल द फिंगर्स ऑफ आवर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, यदि करंट के डायरेक्शन में हम अपने फिंगर्स को घुमाएं, देन द डायरेक्शन ऑफ थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। भाई ये लूप है ना, याद रखो लूप है तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे, कहां पे, सेंटर पे, क्या बोला मैंने, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, कहां पे बोल रहा हूं मैं, सेंटर पे। देखो कितनी बार बोल दिया मैंने, बार बार बोल दे, कहां पे बता रहा हूं मैं, सेंटर पे, किसके सेंटर पे, जो लूप है इसके सेंटर पे। अच्छा लूप आधा होगा तो भी मैं कहां की बात कर रहा हूं, सेंटर पे। मान लो छोटी सी आर्क हो तो भी मैं कहां की बात कर रहा हूं, सेंटर पे। तो यदि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की बात करनी है तो आप अपने जिस सेंस में करंट है उस सेंस में राइट हैंड की फिंगर्स को घुमा दो, तो राइट हैंड की फिंगर्स घूमेंगी तो हमारा थंब जो एक्सटेंडेड थंब था वो कौन सी डायरेक्शन में आया है, वो अंदर की तरफ आया है मेरे भाई, तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया। लेट अस से हमारे पास एक लूप है ऐसा कि जिसमें करंट घूम रहा है ऐसे, तो अब अपने राइट हैंड की फिंगर्स को करंट की सेंस में घुमाओगे तो भाई साहब थंब कहाँ आएगा, आउटसाइड। इसका मतलब सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटसाइड, सेंटर पे, मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ, सेंटर पे, क्लियर है। तो ये राइट हैंड थंब रूल बन गया है लूप के केस में। क्या लिखेंगे, द कर्लिंग फिंगर्स विल रिप्रेजेंट करंट, इफ द कर्लिंग फिंगर्स रिप्रेजेंट द करंट देन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटेंडेड थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। ये लिख लेना, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, खत्म। अब और तरीका देखो, मैं कह रहा हूं बड़े ऐसे नन्हे नन्हे तरीके हैं। और भाई एक चीज समझ लेना, मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में इन तरीकों की बहुत इंपॉर्टेंस है। डायरेक्शन का सबसे ज्यादा रोल यदि कहीं पर है तो वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ध्यान से समझना भाई, पूरे चैप्टर में डायरेक्शन का खेल है, बिना डायरेक्शन के गड़बड़ होने वाली है। तो आप अपने दिमाग की बत्ती को जला के रखिए, बुझा के नहीं, जला के रखिए, मजा आएगा आपको। हाँ तो मेरे प्यारे जवानों, मैंने यहाँ पे एक रूल बता दिया है डायरेक्शन निकालने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग लूप। मैं दूसरा बता रहा हूँ तरीका, और दूसरा तरीका भी बेहद आसान है, और जो है क्लॉक रूल। अच्छा क्लॉक रूल पता है क्या कहता है, कहते हैं कि भाई साहब जो लूप है, इस लूप में भाई या तो क्लॉकवाइज सेंस में करंट जाएगा या तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जाएगा। मतलब साहब दो लूप ले लें हम, माना कि ये ले लिया हमने क्लॉकवाइज और ये ले लिया हमने एंटी क्लॉकवाइज, समझना समझना। तो इस भाई साहब ने क्या कहा, क्लॉकवाइज ले लो, हमने ले लिया क्लॉकवाइज। ध्यान से समझते चलना, एरो को ध्यानपूर्वक लगाना, क्लॉकवाइज लगाया है मैंने, यहां पर भी ध्यानपूर्वक लगाना है, यहां पर भी ध्यानपूर्वक लगाना है, यहां पर भी ध्यानपूर्वक लगाना है, ध्यानपूर्वक लगाना है। ये जो एरो है ये दिख रहा होगा आपको कि मेरे प्यारे जवानों ये क्या है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसा है। मतलब इसके अंदर जो करंट है वो है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, और इसमें जो करंट है वो है क्लॉकवाइज सेंस में। कौन सी सेंस में है भाई, क्लॉकवाइज सेंस में। अच्छा यार एक बात बताओ, चलो यार खाली बैठे हो ना, हाँ खाली बैठे हो ना, पेन कॉपी उठाओ और इसको ऐसे ज्वाइन कर दो। अरे वाह
कमाल हो गया यार, ये तो नॉर्थ बन गया यार, ये तो एन बन गया यार, एन से क्या बन गया साहब, नॉर्थ। इसका मतलब जब एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा तो जो फेस हमारे सामने होगा ना साहब, वो कैसा बन रहा होगा, वो बन रहा होगा नॉर्थ पोल। कैसा बन रहा होगा साहब, नॉर्थ पोल। मतलब जब करंट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होगा ना, घड़ी की विपरीत दिशा में जा रहा होगा, इस समय जो हमारे सामने जो फेस है उसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट है, तो वो हमारे लिए किसका काम करेगा, नॉर्थ पोल का। और भाई साहब यदि हम यहाँ जोड़ लेंगे तो ये क्या बन गया, अरे वाह मौज हो गई है, साउथ पोल। अब मैं थोड़ा सा इसकी डिटेल बताता हूँ कि यहाँ से डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। बेहद आसान तरीका है और बहुत ही प्यारा सा तरीका है, एक बार आप समझ गए तो मज़ा आ जाएगा। पहले जानो, पहले चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करी, यहाँ पर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की चर्चा करूँगा लेकिन बाद में। अब छोटी सी मदद तो ले ही सकते हैं ना यार, क्योंकि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो पढ़ रखी हैं, तो छोटी सी मदद ले लेता हूँ, मैं याद दिलाता हूँ आपको। पॉजिटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर होती थी, नेगेटिव की तरफ होती थी, तो हम इस तरीके से चित्र बनाते थे, याद करो। इधर भी हो सकती है डेफिनेटली, लेकिन कोई बात नहीं, हम पॉजिटिव से अवे नेगेटिव की तरफ ऐसे दिखाते थे। मैं कहता हूँ कि जो काम वहाँ पे पॉजिटिव का था वही काम यहाँ पे नॉर्थ का है, जो काम वहाँ पे साउथ का नेगेटिव का था वही काम यहाँ पे साउथ का है। तो पता है क्या होगा, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलेंगी और कहाँ जाएंगी, साउथ की तरफ। लेकिन देयर इज़ अ डिफरेंस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज दिस, कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये है मैग्नेट के आउटसाइड, आउटसाइड ए मैग्नेट, मैग्नेट के आउटसाइड। यही बात होगी कि नॉर्थ से चलेंगी और साउथ पे जाएंगी। बट मैग्नेट के इनसाइड, यदि मैग्नेट के इनसाइड बात करें तो साउथ से चलेंगी, नॉर्थ की तरफ जाएंगी। मैं इसको डिटेल में बताऊंगा भाई, लेकिन क्योंकि एक दो दिन में पढ़ ही लेंगे हम, तो फिर ये वाली बात मैं अभी बता देता हूँ तरीका, ताकि फिर मज़ा भी आ जाएगा आपको। हाँ, जैसे कि ये मैग्नेट होगा अपने पास, मैग्नेट के दो पोल होंगे, बार मैग्नेट लिया मैंने समझाने के लिए, तो भाई सब इसके दो पोल होते हैं। माना कि ये नॉर्थ पोल है, ये है साहब साउथ पोल, तो मैं ये कह रहा था कि नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी ऐसे, ठीक, और अंदर कैसे होगी साहब, ऐसे, साउथ से नॉर्थ, ये बता रहा था मैं। क्लियर है। और ये सिर्फ इधर नहीं होगी, ये इधर भी होगी इसी तरीके से। याद रखना, जैसे वहाँ इंटरसेक्ट नहीं करती थी ऐसे यहाँ भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, लेकिन बाहर की तरफ नॉर्थ से साउथ और अंदर की तरफ साउथ से नॉर्थ, दोनों एक जैसी रहेंगी, सिमेट्रिकल रहेंगी, दिखने में कोई अंतर नहीं होगा। ऐसा नहीं कि वो दूर हो जाएंगे पास हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, दिखने में हूबहू एक जैसी होंगे। क्लियर है। अब वही बात यहाँ यूज कर लो यार। यार एक बात बताओ यार, ये साउथ है यार, अच्छा जब ये साउथ है तो मैग्नेट के बाहर है, तो साउथ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाती है, आउटसाइड की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि ये तो मैग्नेट की तरह से हो गया। एक करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेट की तरह से होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक करंट कैरिंग लूप का एक फेस नॉर्थ की तरह से काम करेगा और उसका दूसरा फेस साउथ की तरह से काम करेगा। अभी बात समझ में तो आई नहीं होगी, मैं समझा देता हूँ। मैं आपके सामने एक सर्कल बना रहा हूँ मेरे अपने पर्सनल हाथ में, आप भी अपने पर्सनल हाथ पे बना सकते हैं। शायद आपको दिख रहा होगा, थोड़ा थोड़ा मैंने कोशिश करी है बनाने की, ठीक है, तो शायद दिखाई दे रहा होगा। मैं क्या कह रहा हूँ, आपकी तरफ से यदि हम देखते हैं ऐसे, आपकी तरफ से देख रहे हैं तो ये ऐसे घूम रहा है, बताओ क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। लेकिन मैं मान लो ये थोड़ी देर के लिए मान लो ये ट्रांसपेरेंट है, तो यदि मैं ऐसे देखने लग जाऊं तो मुझे कैसा दिखेगा? एंटी क्लॉकवाइज। जब आपको क्लॉकवाइज दिखेगा ना तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। आप करके देखो ना यार, आप करके देखो। आप एक सर्कल लो, एक रबड़ ले लो, रबड़ के इधर से देखोगे यदि क्लॉकवाइज है तो दूसरी तरफ से क्या दिखेगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो भाई साहब यदि एक तरफ से क्लॉकवाइज है मतलब साउथ पोल दिख रहा है, तो दूसरी तरफ से नॉर्थ पोल दिखाई देगा। इसका मतलब ये है करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेट की तरह से बिहेव करने वाला है। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बोला अभी अभी, ये बात लिखेंगे ही लिखेंगे आप लोग कि एक करंट कैरिंग लूप विल एक्ट एज ए मैग्नेट। ये एक मैग्नेट की तरह से एक्ट करता है। इट कैन बी जस्टिफाइड बाय दिस रूल, दैट इज अ क्लॉक रूल की हेल्प से हम इसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं।
Because if there is a loop, then in from one direction, if the current is clockwise, then in the from the opposite direction, the current will be anti-clockwise. एक तरफ से clockwise है, दूसरी तरफ से anti-clockwise है. तो according to the clock rule, इधर से clockwise उधर south pole बनेगा और इधर anti-clockwise उधर क्या बनेगा? north pole, clockwise south pole. भाई इंटरेस्टिंग बात है. एक तो मैंने ये लेटर की हेल्प से आपको बनाना सिखाया कि ऐसे इस तरीके से आप बना सकते हैं. ठीक है, और कोई तरीका ही नहीं होगा. अब बना के देख लेना, एरो पे ध्यान रखना. ठीक है, एरो बाहर की तरफ लगाने हैं, एस में भी एन में भी. क्लियर है? तभी ऐसा संभव हो पाएगा. तो याद रखना है, मैंने यहाँ पे दो बातें बताई. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए पहले राइट हैंड थंब रूल पढ़ा, फिर हमने क्लॉक रूल पढ़ा. क्लॉक रूल में हमने ये जाना कि भाई साहब यदि करंट क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल बनेगा. फिर मैं आपको इसी में एक चीज और बता रहा हूं, और वो बात क्या है? वो बात इतनी सी है, इतनी छोटी सी है, इतनी प्यारी सी है कि भाई साहब एक करंट कैरिंग रिंग जो है वो एक मैग्नेटिक डायपोल का काम करती है. एक करंट कैरिंग लूप, एक करंट कैरिंग रिंग मैग्नेटिक डायपोल का काम करती है. किसका काम करती है? मैग्नेटिक डायपोल का. मतलब एक मैग्नेट का काम करती है. उसका एक फेस जो है वो नॉर्थ का काम करता है, दूसरा फेस किसका काम करता है? साउथ का काम करता है. प्यारे जवानों, नॉर्थ मान लो, ये मान लो साउथ है, ये है नॉर्थ, तो नॉर्थ से फील्ड निकलेगा तो साउथ के अंदर जाएगा. इसका मतलब यदि इसमें क्लॉकवाइज था तो ये साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा था. अब आ जाओ यहाँ पे, जब हमने राइट हैंड थंब रूल किया तब भी तो ये किया था, ये क्लॉकवाइज है तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही आया था सेंटर पे. और यहां पर भी मैं सेंटर की ही बात कर रहा हूं. तो बात जस्टिफाई हो गई कि यदि रिंग के अंदर करंट है क्लॉकवाइज तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगा अंदर. यदि रिंग के अंदर जो करंट है एंटी क्लॉकवाइज तो भाई साहब बाहर की तरफ होगा. मेरे प्यारे जवानों, बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई, बहुत इंटरेस्टिंग बात मैंने आपको बताई. ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी है. मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए लूप भी ड्रॉ करना सिखाऊंगा, लेकिन आज नहीं यार. नहीं तो फिर आपको ये लगेगा कि यार ये तो सारी चीजें हम ना ऐसे रट रहे हैं ना, ये तो फितरत में नहीं है अपने, अरे आपकी फितरत में भी नहीं है. तो मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक रिंग के कारण मैं ड्रॉ करना सिखाऊंगा. हालांकि मैं आपको हिंट दे चुका हूं. कैसे दे चुका हूं? कि भाई यदि मैं रिंग को 3 डायमेंशनल में लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा, तो नॉर्थ से बाहर जाएगी तो इधर से साउथ से एंटर करेगी, और वैसे लूप बनाना है तो ये इस तरीके से बनने वाली है. लेकिन आप घबराएं ना, घबराएं ना. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जिस दिन मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा उस दिन मैं इसको अच्छे से तसल्ली से नोट करवाऊंगा. ठीक है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है. अभी आपको सिर्फ ये समझना था, रिंग के कारण, रिंग छोटी है, हाफ रिंग आ गई है, उसकी आर्क आ गई है, तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, सब बातें मैंने बताई. रिंग के साइज से कितना भी आए, रूल तो यही थे, क्लॉक रूल लगाओगे या राइट हैंड थंब रूल लगाओगे, दोनों से डायरेक्शन निकल जाएगी. क्लियर है? तो प्यारे जवानों, मुझे लगता है कि आपको मेरी बात अच्छे से समझ आ गई है, बेजन बिल्कुल फिटम फिट हो गई है. तो जवानों, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और फिजिक्स पढ़ते रहो. फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक एंजॉय करें. गुड बाय, टेक केयर.